इनवर्स में जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब जब मैंने आपको जब जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया था कि जब एनर्जी जूल्स में होती थी हम उसको ई वाइब्रेशनल लिखते थे, लेकिन जब हम उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर देते थे तो हम ई की जगह क्या लिखते थे, एप्सिलॉन लिखते थे। सिमिलरली यहाँ पे जो एनर्जी आपको जूल्स में दी हुई है आप उसको ई वाइब्रेशनल एनर्जी लिखेंगे। जब हम उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एच डिवाइड एच सी से जो है वो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो एच सी से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू वी प्लस 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय एच सी। एच से एच कट जाएगा और ओमेगा ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय सी हमने लास्ट क्लास में किया था, किसके इक्वल होता है, ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम एच सी से क्यों डिवाइड करते हैं ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था और मैंने यहाँ पे भी एक्सप्रेशन में जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक और तरीका है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन मोशन। एक तो एक्सप्रेशन हो गया ये वाला सिंपल, ई वाइब्रेशन इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन, जो की एनर्जी इन जूल्स में है, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स। एक और एक्सप्रेशन है जिसे हम इसको लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, जैसे एनर्जी है इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच इंटू ओमेगा, इसको हम सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको हम सी से डिवाइड भी करेंगे। तो जब हमने इसको सी से मल्टीप्लाई भी किया, सी से डिवाइड भी किया, तो ओमेगा अपॉन सी को हमने सेपरेट कर लिया और एच सी को वैसे ही रखा और ओमेगा अपॉन सी किसके इक्वल हो गया, ओमेगा बार ऑसिलेशन के। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन। और ये एनर्जी भी किस में रहेगी, आपकी जूल्स में रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एच सी से डिवाइड नहीं किया है, हमने सी से मल्टीप्लाई भी किया, सी से डिवाइड भी किया। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है हम इसको ई वाइब्रेशन लिखेंगे, एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपकी क्या है, ये भी आपकी जूल्स में है। तो एनर्जी की हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हो गए, 2 एक्सप्रेशन हमारे पास जूल्स में है और एक एक्सप्रेशन जो है हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन कौन से आगे, एक आगे हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन, दिस एनर्जी इज इन जूल। ई वाइब्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी प्लस 1/2 एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन, दिस एनर्जी इज ऑल्सो इन जूल्स। एंड इन सेंटीमीटर इनवर्स हम एनर्जी को लिखते हैं वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, अब हम वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे, जो अलाउड एनर्जी लेवल्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो जब हम v की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो E 0 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। जूल्स में अगर एनर्जी निकालनी होगी तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2 एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन और 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन। आपको समझ आ रहा है? सिंपल है ये, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें। समझ आ रहा है? यस मैम। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा। नहीं मैम, ये हमने ग्रेजुएशन में भी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद V1 V2 V3 V4 की आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाएंगे। 3/2 E1 एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, एप्सिलॉन 2 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, एप्सिलॉन 3 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, एप्सिलॉन 4 9/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। अब ये आ गया आपके अलाउड एनर्जी लेवल्स। और आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बड़े अच्छे से समझाया था। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है कि कुछ ही अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो, और वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी की यही वैल्यूज होंगी इन बिटवीन, जो आपकी एनर्जी की वैल्यूज होंगी। जैसे 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन है, 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन है, यही एनर्जी की वैल्यूज होंगी आपकी। ओमेगा जैसे 2 ओमेगा बार ऑसिलेशन नहीं हो सकता, 4 ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है वो एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी। यही आपके अलाउड एनर्जी लेवल्स है और यही आपके अलाउड एनर्जी वैल्यूज होंगी। तो इस तरह से, और अब अगर हम इन एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस निकालें, कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस निकालें, जैसे E1 माइनस E0 करें, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन, जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे
वाइब्रेशनल मोशन में जो हमारे अलाउड एनर्जी लेवल्स में जो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है आपका ओमेगा बार ऑसिलेशन। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वली स्पेस्ड होंगे। मतलब आपके एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, आपका सबका सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेशन से हमने देखा कि ये जो हम कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का जो बीच का डिफरेंस है वो क्या रह रहा है, आपका कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, डेल्टा ई दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल इज इक्वल टू ओमेगा बार ऑसिलेशन। लेकिन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा नहीं था। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ बढ़ते जाते थे उसमें क्या होता था, आपका जो एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन एनर्जी लेवल्स वो क्या होता था, गैप आपका इंक्रीज हो जाता था। जैसे 2B 4B 6B 8B, जैसे जैसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ बढ़ते थे वैसे वैसे आपका एनर्जी का गैप क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप था वो सेम नहीं होता। लेकिन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ते हैं, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं जो कि हमने इसको एक आइडियल कंडीशन माना हुआ है, तो उसमें क्या होते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। जनरली हम जब हार्मोनिक और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो हार्मोनिक और अनहार्मोनिक में क्या फर्क है, इसके बाद हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। पहले हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जो जितनी भी कंडीशंस आप पढ़ रहे हैं ये सारी किसके लिए अप्लाई होती हैं, आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जनरली अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में ये जो हमने सारी अजम्पशंस की हैं ये तब फॉलो होती है, जैसे मान लो कि हमने एक पेंडुलम है या कोई भी टू एंड फ्रो मोशन करने वाली कोई भी बॉडी है वो आपने वैक्यूम में ली है। किस में ली है आपने, वैक्यूम में ली है। क्योंकि अगर जनरली आप किसी भी चीज को लाइक वो झूला, झूलने वाला जो झूला होता है, आप उसको एक बार हिला के छोड़ दो, धीरे धीरे वो क्या होता है, वो रुकना शुरू होता है। धीरे धीरे जितना ऊंचा वो पहले जाता है वो उतना ऊंचा वो बाद में नहीं जाता। धीरे धीरे क्या होता है, वो रुकता है ना। क्यों रुकता है वो, क्योंकि उसको एयर की जो है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जितना हम उस झूले के ऊपर उठाते हैं, जितना हम पेंडुलम को मूव करते हैं, तो उतना वो धीरे धीरे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से, लेट कि वो एक्स है, धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स से क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कम क्यों होता है, क्योंकि आपको उसको जो है वो एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन जो है वो मिल रही है। फ्रिक्शन उसकी मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है और उससे क्या होता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट आपने उसको फर्स्ट टाइम में दिया होगा, धीरे धीरे उसका वो जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता जाता है, कम हो जाता है और वो मोशन क्या हो जाता है, आपका स्टॉप हो जाता है। और जब मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था तो मैंने एक एजम्पशन की थी कि इसमें जो है वो आपका मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एनर्जी के साथ जो है वो वाइब्रेट कर सकता है। यही पढ़ाया था ना मैंने आपको। तुम सो तो नहीं गए हो? यस मैम। या तुम लोगों ने मुझे म्यूट तो नो नहीं कर मैम। दिया हुआ? No, ma'am. मुझे ऐसा लग रहा है तुम सारे सो गए, तुमने मुझे म्यूट कर दिया है और मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ। मैम सुन रहे हैं हम। सुन रहे हो, ठीक है। फिर यही था ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर ये होता है। और इसमें मैंने आपको एक एजम्पशन पढ़ाई थी जब मैंने लास्ट क्लास में कि इसको आप किसी भी एनर्जी के साथ आप जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये जनरली जितनी भी आइडियल कंडीशन होती है, ये आइडियल कंडीशन तभी फॉलो होती है अगर आपने कोई भी टू एंड फ्रो मोशन बॉडी जो है वो किसमें है, वैक्यूम में है। क्योंकि वो टू एंड फ्रो करेगा, उसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। आपने जितना उसको मूवमेंट दिया हुआ है स्टार्टिंग का, वो मूवमेंट क्या रहेगा आपका, कंटिन्यू रहता है और वो उसी मोशन के साथ जो है वो मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ओके, तो सिंपल जो एनर्जी डिफरेंस था हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमको एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा ई दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू योर एप्सिलॉन डबल डैश माइनस एप्सिलॉन डैश। एप्सिलॉन डबल डैश आपका हायर एनर्जी लेवल, एप्सिलॉन डैश आ गया आपका लोअर एनर्जी लेवल। और जहां से भी जब आप
डिफरेंस निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके, तब भी आपका क्या आएगा, ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगा। सो हमें क्या पता चलता है कि वाइब्रेशनल, जब भी कोई वाइब्रेशनल मोशन होती है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं, आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके इक्वली स्पेस्ड, दे आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? इजी है। Yes, ma'am. Yes, जो ma'am. जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होने से पहले ही बता दिए थे सारे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ठीक है, ma'am. ठीक है। उसके बाद आगे आपका डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। अब देखो, अब हम देखो, जब आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था आपने, बी जे जे प्लस 1। ठीक है, अब जे की वैल्यू जब हम 0 पुट करते थे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाती थी, आपकी 0 आ जाती थी, है ना, 0 आती थी ना। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आपने जब वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी जो जब आपने V इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपकी वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आई, आपकी कुछ वैल्यू आई ना, 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, कुछ वैल्यू आई ना आपकी। ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि रोटेशनल मोशन में एनर्जी जो है वो 0 हो सकती है। एनर्जी 0 होने का क्या मतलब है कि आपका मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा, है ना, Yes, ma'am. आपका मॉलिक्यूल रोटेट, एनर्जी 0 का क्या मतलब है कि आपका मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा। जैसे इसकी एनर्जी की कुछ वैल्यू होती है, उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जे की वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, इसका क्या मतलब है कि वो उतनी ही फास्ट, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही फास्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। यही पढ़ा था ना हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। Yes, ma'am. तो अगर एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा। Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा नहीं है। उसमें जब आप रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो उसमें कुछ वाइब्रेशनल कुछ आपकी 0 पॉइंट जो एनर्जी है वो रहती है। इसका क्या मतलब है, आप वाइब्रेशनल मोशन को कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। जब भी ऐसे हम जर्नली एक्सपेरिमेंट्स में कहा जाता है कि जब भी हमको वाइब्रेशनल मोशन को अगर स्टॉप करना है तो हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, हम उसको एब्सोल्यूट 0 पे ले जाएंगे, हम उसको 273 केल्विन पे ले जाएंगे। तो उस एब्सोल्यूट 0 पे भी कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी। ये हमको किसने बताया, हमको क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया। किसने बताया हमको, क्वांटम मैकेनिक्स में। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एब्सोल्यूट 0 पे जो है वो एनर्जी 0 होती है, लेकिन जब हमने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी, क्वांटम से हमने ये सारी जो चीजें निकाली, उससे हमें ये पता चला कि वाइब्रेशनल मोशन को आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। इवन एट एब्सोल्यूट 0 देयर इज सम वाइब्रेशनल एनर्जी व्हिच इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है, आपकी रैंडमनेस डिक्रीज होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है मतलब आपकी इंट्रोपी रिड्यूस होती है। यही होता है ना। इंट्रोपी रिड्यूस मतलब आप एब्सोल्यूट 0 पे जा रहे हैं, मतलब आप 0 टेम्परेचर पे जा रहे हैं, तो आप जो है इंट्रोपी रिड्यूस करें, मतलब इंट्रोपी को आप क्या कर रहे हैं, 0। लेकिन इंट्रोपी कभी भी 0 नहीं हो सकती। एक्चुअली में क्या होता है, आपकी इंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्या कहता है कि एक्चुअली में इंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होती। आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। देयर इज ऑल एट एब्सोल्यूट 0 देयर इज सम रेजिड्यूल इंट्रोपी रिमेन्स। पढ़ा है ना इस आपने कहीं पे एक्सप्रेशन, Yes, ma'am. है ना। तो वो यही एक्सप्रेशन है कि आपकी एब्सोल्यूट 0 पे कभी भी इंट्रोपी 0 नहीं हो, रेजिड्यूल इंट्रोपी रहती है, एंड दैट रेजिड्यूल इंट्रोपी इज बिकॉज ऑफ योर दिस 0 पॉइंट एनर्जी। जो आपकी एप्सिलॉन जब हम निकालेंगे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो आपकी एप्सिलॉन 0 मतलब एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट निकलेगी। उसकी क्या वैल्यू आएगी, आपकी 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, Yes, ma'am. समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है।
ठीक है, आप देखो क्वांटम मैकेनिक, क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा था वाइब्रेशन मोशन कैन बी स्टॉप्ड, बट क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा इवन एट एब्सोल्यूट जीरो देयर इज अ वाइब्रेशन मोशन रिमेन्स, वाइब्रेशन मोशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दिस जीरो पॉइंट एनर्जी। और ये जीरो पॉइंट एनर्जी जो होती है ये पॉसिबल होती है जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो इसीलिए हम जो थी क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम किया था आपकी क्वांटम मैकेनिक्स ने। ओके, जितने भी आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी फंडामेंटल रूल्स थे वो सारे क्या हो जाते थे, आपके फेल हो जाते थे, और उनको किसने ओवरकम किया है, क्वांटम मैकेनिक्स ने। ओके फाइन। Yes, उसके ma'am. बाद आ गया आपका सिलेक्शन रूल फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, मुझे आपको एक बात बतानी थी, ये जो है आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप बेनविल की बुक से ही करेंगे। बेनविल की बुक में जो वो सारा अच्छे से दिया हुआ है, किसी को जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखे हैं, जैसे जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट आप जो है वो क्या लिखा है, मैं सब कुछ हिंदी में बोल देती हूँ, और मतलब कि मैं ये भी होप करती हूँ कि आपको जो मैं बोलती हूँ वो आपको समझ आ रहा है। तो जब आप बेनवेल से पढ़ते हैं तो आपको वो थोड़ा इजी हो जाता है। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं आती बेनवेल पढ़ने में? नो मैम। आपको सब समझ आता है? क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपने से मैंने पूरा ट्राई किया कि वो मैं सारा जो उसमें लिखा हुआ है वो आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप उसको जब खुद से पढ़ें तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। Yes, ठीक है, ma'am. आज आप बड़े लो हो, आज आपका रिस्पॉन्स बड़ा लो आ रहा है, क्या बात है? जैसे आप पहले बोलते थे वैसे आज थोड़े से लो लो लग रहे हो सारे। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. आपका रिस्पॉन्स से तो ऐसे लग रहे जैसे आप बोर हो रहे हो। No, ma'am. No, अच्छा, ma'am. अच्छा, आपका एक सबका एग्जाम कैसा गया? अच्छा। अच्छा गया? ठीक है। टफ तो नहीं लगा? मैम टफ था थोड़ा। टफ No, ma'am. टफ था थोड़ा? No, लेकिन ma'am. आप नो मैम टफ नहीं था। लेकिन आप सबने तो अच्छे से किया है। टफ किसके लिए था? मैम आपने बोला था ना बहुत ज्यादा सिंपल होगा, उस वजह से बोल रही हूँ। लेकिन वो तो सिंपल ही था, मैंने तो आपको हर एक चीज पढ़ाई थी। मैम तभी तो किया है, आपने पढ़ाया था तभी। जो पढ़ाया था उसी से डाला था। यस मैम। हम्म, ठीक ठीक ठीक। और बाकी एग्जाम कैसे गए आपके? Ma'am, ठीक। ठीक है सबके? Yes, ma'am. ठीक है, आप मुझे लगता है आपका सेकंड माइनर टेस्ट भी हो जाएगा एंडिंग अप्रैल, और फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका सेकंड माइनर टेस्ट भी हो जाएगा। और सेकंड माइनर टेस्ट भी ना मैं ही लूंगी आपका, ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, यही chapter आएगा. ओके मैम। Okay, ma'am. अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, तो आप देख लेना आप कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हो। आप जो भी चैप्टर का टेस्ट देना चाहोगे हम वही दे उसी का ले लेंगे। ओके मैम। धन्यवाद Okay, मैम। ma'am. धन्यवाद। ठीक है, थोड़े फ्रेश हुए कि नहीं? यस मैम। Ma'am. ठीक है, करें अब स्टार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आ गया आपका सिलेक्शन रूल फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिलेक्शन रूल जो थे वो मैंने आपको समझाया है, सिलेक्शन रूल क्यों होते हैं। ठीक है, ये मैंने सारा आपको जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो सारे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जैसे डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू +-1, ये आपकी अलाउड ट्रांजिशन होंगी। अगर डेल्टा वी +-2 और +-3 होगा, ये सारी आपकी क्या होंगी, आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी। मतलब कि वो जो है वो एक स्टेप जो है वो मूव कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में। 2 स्टेप और 3 स्टेप जो मूवमेंट है वो आपकी क्या है, आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन है। तो आपका सिलेक्शन रूल कहता है कि जैसे वो E0 से E1 जा सकता है, E1 से E2 जा सकता है, E2 जरूरी नहीं है लोअर से हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे भी आ सकता है। जैसे E3 से E2 पे आ सकता है, E2 से E1 पे आ सकता है, E1 से E0 पे आएगा। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो एमिट करेगा, जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। राइट, तो आपका सिलेक्शन रूल आ गया आपका डेल्टा वी इक्वल्स टू +-1 एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू +-2 +-3, दीज आर योर फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ओके, अब हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं।
अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया, उसके बाद हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था वो हम एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, राइट। जैसे हम पढ़ते हैं ना आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, आइडियल गैसेस आप पढ़ते हैं और आपको ये भी पता है कि आइडियल जो कंडीशंस होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एक्चुअली में आपकी रियल कंडीशंस ही एग्जिस्ट करती हैं। तो वैसे जैसे आपकी आइडियल गैसेस और रियल गैसेस है, आइडियल गैसेस आप पढ़ते हैं लेकिन वो कंडीशन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वैसे ही हमने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजिड रोटर पढ़ा, तो हमने रिजिड रोटर के बाद हमने नॉन रिजिड रोटर भी पढ़ा, क्योंकि रिजिड रोटर आपके आ गया आपकी आइडियल कंडीशन, लेकिन आइडियली वैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए हम जो है फिर उसकी रियल कंडीशन पढ़ते हैं। वैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा हमने पहले, अब हम पढ़ेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने आपको बताया क्या है कि जैसे आप कोई वैक्यूम है, वैक्यूम में आप एक बार किसी को मोशन दे दो तो वो कंटिन्यूटी में मूव करता रहेगा जब तक आप उसको कोई फोर्स ना लगाएं उसको रोकने के लिए। जनरली अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। और हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक और कंडीशन पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कहता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहता है कि आप बॉन्ड को किसी भी वाइब्रेशनल किसी भी एनर्जी के साथ स्ट्रेच नहीं कर सकते। इट कैन नॉट कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो जैसे एक रबर बैंड है, आप उसको अगर बड़ा जोर से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा ना, यस मैम। है ना, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। कुछ एक अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्ट्रेन वो रबर बैंड बियर कर सकता है, उतने तक ही अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेकिन उसकी पोटेंशियल से बाहर या आप उसके रबड़ के बाहर उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो वो रबड़ क्या करता है, आपका टूट जाता है। वैसे ही कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने अज्यूम किया था कि वाइब्रेशन कैन बी ऑफ एनी एनर्जी, वो जो है वो आइडियल कंडीशन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आप जैसे कोई भी बॉन्ड एनर्जी होती है हर बॉन्ड की, अगर आपको उसी एनर्जी लिमिट तक आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करेगी। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को इंक्रीज करते जाएंगे, वो बॉन्ड धीरे धीरे वीक होती जाएगी। जब वो वीक होती जाएगी, उससे भी थोड़ी सी भी ज्यादा एनर्जी आप उसको देंगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हम उसको क्या कहेंगे कि वहां पे डिसोसिएशन हो जाती है, राइट। राइट मैम। यस मैम। है ना, तो वो क्या करती है, वो बॉन्ड को अगर आप धीरे धीरे आप उसकी एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे वो बॉन्ड वीक होती जाती है। जैसे रबड़ बैंड को आप धीरे धीरे खींचते जाओ तो वो धीरे धीरे बीच से वो कमजोर होना शुरू हो जाती है ना, रबर बैंड को आप धीरे धीरे वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो उसको लगता है कि अभी टूटने वाली, टूटने, आप थोड़ा सा भी उसको खींचेंगे तो वो क्या करेगी, वो टूट जाएगी। वैसे ही आपका बॉन्ड्स में होता है, इनमें वाइब्रेशनल मोशन होता है। इनमें जो वाइब्रेशनल मोशन होता है ये भी एक लिमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। जब तक वो लिमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी को देंगे तब तक ये वाइब्रेट करते रहेंगे। जैसे जैसे आप उसकी एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होगा, थोड़ी सी भी एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड क्या हो जाती है, आपकी टूट जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। और एक बात, ये जो है, जो मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर बनाया तो ये मैंने एक ये जो मैंने बनाया है ये डायग्राम रेड पेन से, ये मैंने आपको HCl का मोशन समझाया था। HCl जो है वो अगर आप उसको खींच रहे हैं तो इस तरह से आके वो जो है वो मूवमेंट करेगा। तो इस तरह से आपके पास एक जो है वो डायग्राम बनता है जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया है। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने ये भी बताया कि इसमें एनर्जी लेवल्स के हैं आपके इक्वली स्पेस्ड है। और ये जो रेड पेन से मैंने ये पैराबोला टाइप बनाया, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली ऊपर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ये डायग्राम देखेंगे कि ये डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो आपका एनर्जी है उस एनर्जी का क्या वैल्यू होता है, दैट एनर्जी, दैट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू V + 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस V + 1/2 का स्क्वायर ओमेगा बार ऑसिलेशन इनटू एक्स को हम बोलते हैं एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ ना आपने ये पहले भी। यस मैम।
है ना। तो एक्स को आप क्या बोलते हैं, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। अब ये टर्म इसमें से माइनस क्यों होती है, ये टर्म इसीलिए माइनस होती है क्योंकि जो आपकी आइडियल कंडीशन है वो आइडियल कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जनरली जो उसकी एनर्जी वैल्यू होती है वो नहीं होती है, इसीलिए उसमें से ये जो सेकंड टर्म को जो है वो आपको माइनस करना पड़ता है, जिसमें एक और पैरामीटर आ जाता है एक्स, इसको हम बोलते हैं एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो उसमें एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन ऐसे भी आता है और हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ओमेगा बार ऑसिलेशन और v प्लस 1/2 क्या है आपकी कॉमन टर्म्स है, दोनों में सेम है। आप इसको बाहर अगर कॉमन कर ले तो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसे भी बन सकता है 1 माइनस v प्लस 1/2 एक्स ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आ जाएगा आपका v प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आ गया आपका, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आ गया हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था कि वहां पे कॉन्टिन्यूस टू एंड फ्रो मोशन होता है, बॉन्ड इलोंगेशन कंप्रेशन, इलोंगेशन कंप्रेशन, यही पढ़ा ना हमने वहां पे, बॉन्ड इलोंगेशन कंप्रेशन बॉन्ड। लेकिन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने आपको बताया कि उसकी एनर्जी की लिमिट होती है, वो उस लिमिट एनर्जी को ही जो है वो बियर कर सकता है। तो उसमें क्या हो जाता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर कॉन्टिन्यूसली आपका बॉन्ड इलोंगेशन और कंप्रेशन चलता रहता है। लेकिन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होती है आपकी बॉन्ड टूट जाती है, यहाँ पे क्या होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन अकर्स। अब देखो इसमें जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी लेवल्स की जो वैल्यू है इस साइड लिखी हुई है, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब आप क्वांटम नंबर वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी की क्या वैल्यूज आएंगी, यही आएंगी ना। E0 इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस 1/4 ओमेगा बार ऑसिलेशन एक्स, यही आएंगी ना। यस मैम। ठीक है, तो आप इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में v की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 3, आपके पास ये वैल्यू बनी। अब एक चीज नोटिस करो कि जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी की वैल्यूज है उसमें जो फर्स्ट टर्म है सारी वो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर से मैच करती है, राइट। यस मैम। Yes. तो जो टर्म आपने माइनस की है वो क्या बन जाती है आपकी, जैसे 1/2 है तो ये क्या बन जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म आपकी 1/4, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगी। जैसे 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 9/4। तो कहीं पे भी आप कभी भूल जाओ कि क्या एक्सप्रेशन था उसमें, कभी फॉर्मूला भूल जाओ कि क्या फॉर्मूला था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को, तो आपने क्या देखना, फर्स्ट टर्म को देखना कि फर्स्ट टर्म का आपने क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। जैसे E4 है आपका 9/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, तो माइनस क्या करोगे आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 81/4 ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है आपके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब एक और चीज देखो, जैसे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर था, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपकी कुछ टर्म्स जो है वो माइनस हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने पहले पढ़ा हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो टर्म जो सेकंड टर्म आपकी माइनस हो रही है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यस मैम। है ना, 81/4 जो है दैट इज योर बिगर देन योर 49.4, 49/4 दिस इज योर बिगर देन योर 25/4, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. इसका क्या मतलब है कि जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, लेकिन जब हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो आपके क्या है, इक्वली स्पेस्ड नहीं है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो आपकी हायर एनर्जी लेवल में जो हम सेकेंड टर्म हम माइनस कर रहे हैं वो क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो टर्म बढ़ती जा रही है, तो आपके एनर्जी लेवल जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, राइट। यस मैम।
Yes, ma'am. है ना। तो इसीलिए जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की कंडीशन पढ़ी कि वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होते हैं, आपके इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पे मूव करते जाएंगे, वो उनमें एनर्जी गैप जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इस तरह से कंडीशन बनेगी। ये जो ब्लू पेन से बनेगी आगे आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर के, और ये जो आगे आपके एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसमें ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये पहले मैंने सिंपल गोल बनाया है, लेकिन यहाँ पे गोल नहीं बनाया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ से किया और यहाँ से वो फ्लैट होती जा रही है। ठीक है, जैसे नीचे आ जाओ ये वाली। तो ये जो मैंने जिस रेड पॉइंट को किया है, ये आपका आ गया बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे मूव करते जाएंगे तो बॉन्ड वीक होती जाएगी और बॉन्ड आपकी टूट जाएगी एक पॉइंट तक। जब वो बॉन्ड टूट जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और वहां से जो आपकी कर्व है, ये आपकी फ्लैट होना जो है वो क्या हो जाती है, आपकी शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पे मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका ये जो है जो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है, वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपकी जो है वो बॉन्ड टूट जाती है, और उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट बोलते हैं। तो उसमें जो कर्व बनती है, जो हम एनर्जी लेवल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कर्व जो है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, पहले आई पूरी कर्व बनी और यहाँ से फ्लैट होगी। लेकिन ये जो मैंने इसी डायग्राम में जो रेड पेन से ऊपर बनाया, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जो ग्रीन पेन से कर्व बनाई उसको किया, ये आपकी कर रही है रिप्रेजेंट आपकी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। मुझे यहाँ लिखने का याद नहीं रहा है। आप जब भी इनको जो भी नोट डाउन करेंगे या जो भी आप करेंगे, मैं आपको पीडीएफ शेयर करने लगी हूँ अभी। तो ये जो रेड पेन से बना हुआ है ना, इसको आप लिख लेना। ये वाली कर्व है, रिप्रेजेंट कर रही है आपकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो ग्रीन कर्व है, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपकी बॉन्ड कभी नहीं टूटती, उसमें हमेशा इलोंगेशन कंप्रेशन चलता रहता है। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग आपके एनर्जी लेवल्स में गैप जो है वो डिक्रीज होता जाता है जब हम हायर एनर्जी लेवल्स पे मूव करते हैं। और आपकी एक पॉइंट पे आके आपकी बॉन्ड जो है वो टूट जाती है, और वो आपके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो बॉन्ड से जो जुड़े हुए थे, वो एटम्स भी क्या हो जाते हैं, आपके अलग हो जाते हैं। और ये जो राइट साइड पे पॉइंट है जहां से वो कर्व बिल्कुल फ्लैट होना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, फाइन। Yes, ma'am. आज आपका प्रैक्टिकल भी है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल हुआ था आपका प्रैक्टिकल? Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट हम कल करेंगे स्टार्ट। ओके, ये Ma'am. हाँ हाँ होगा प्रैक्टिकल। Okay, ma'am. जी No, ma'am. पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम वो जो आप बता रहे थे ना कि हम कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है, वो मैम एक बार फिर से बताना। अच्छा, मैं कह रही थी जो हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं ना, उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि आपका जो बॉन्ड है वो किसी भी एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर सकता है। मतलब वो हायर एनर्जी लेवल, अगर हम उसको कम एनर्जी लेवल देंगे तब भी उसमें इलोंगेशन कंप्रेशन है। हम एनर्जी उसकी बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तब भी उसमें क्या बोल रहे थे कि वो इलोंगेशन और कंप्रेशन ही रहेगा। लेकिन सिंपल एन हार्मोनिसिटी में जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि हम उसको किसी भी एनर्जी के साथ जो है वो वाइब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही लिमिट तक एनर्जी को जो है वो बियर कर सकता है। अगर उस क्योंकि वो बॉन्ड जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो बॉन्ड क्या होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके वो टूट जाएगी। ओके मैम, वो फिर जैसे एक्सप्रेशन से है वैसे तो एनर्जी फिक्स्ड ही रहती है ना, जितनी वो एक्सप्रेशन से आती है 1/2 ओमेगा सी करके। हाँ हाँ, तो देखो ना, जैसे वो एनर्जी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और एनर्जी लेवल भी इक्वली स्पेस्ड है, उसमें कोई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का तो कंसेप्ट नहीं है ना। अच्छा, मतलब इलोंगेशन कंप्रेशन होती रहेगी, एनर्जी फिक्स्ड ही रहेगी। हाँ, मतलब इलोंगेशन ये वो कंप्रेशन, हाँ इलोंगेशन कंप्रेशन जो है वो मतलब कि एनर्जी कैन बी ऑफ एनी एनर्जी का मतलब है कि आप उसकी एनर्जी जो फिक्स्ड एनर्जी है वो चाहे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, उसमें इलोंगेशन कंप्रेशन रहेगा ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं कभी। लेकिन उसकी हर एक बंदे का अपना एक पोटेंशियल होता है, हमारा भी एक पोटेंशियल, हम एक हद तक ही कुछ एनर्जी को बियर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रबर बैंड का दिया ना एग्जांपल, कि अगर आप उसको एक हद से ज्यादा आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो रबर बैंड टूट जाएगा। yes, ठीक है,
ठीक। वो जो मैंने लिखा ना, एन कैन बी ऑफ एनी एनर्जी का वो मतलब नहीं है कि उसमें क्वांटाइजेशन नहीं होगी, वो जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है वो होगी ही होगी। यस मैम। समझ रहे हो? हाँ मैम, यही डाउट आ रहा था इसलिए हाँ पूछा। वो उसका वो मतलब है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन मतलब वो बॉन्ड टूटेगी नहीं, उसमें इलॉन्गेशन और कंप्रेशन होता ही रहेगा, ये मतलब है। ओके। ओके यस मैम। ठीक है। और ये जो मैंने रेड पेन से बनाया ना, इसको आप लिख लेना फॉर हार्मोनिक, और ग्रीन पेन से एन हार्मोनिक, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना खुद, ठीक है? ओके मैम। ओके, मेरे को आपकी अटेंडेंस लेने दो। सारे प्रेजेंट हैं, ऑल प्रेजेंट। कोई है एब्सेंट है कोई? मुझे तो लग रहा है सारे प्रेजेंट हैं। 45 प्रेजेंट है, 45 ही तो